Hi, good afternoon, everyone. My name is Sushti Garg, Assistant Professor, Department of Commerce Names. Welcome you all on the sixth day of workshop, Income Tax Laws and E-Filing Returns. Till now, we have covered the basic concepts defined by Income Tax Act and the process of computing the total income of an assessee. Later on, we also discuss about the residential status of a person. And we have also learned about how to calculate incomes under various heads of income. Basically, we have five heads of income for a person. अलग अलग उन सबकी हेड्स की हम इनकम कंप्यूट करते हैं एंड देन वी कैलकुलेट ग्रोस टोटल इनकम. उसके बाद कल की क्लास में दैट वाज अ रिकॉर्डेड सेशन इन yesterday's class we discuss about कि what are the various incomes of a person which are tax free या जिन पर हमें टैक्स पे नहीं करना होता है. तो हमने उन इनकम्स के बारे में कल डिस्कस किया. एंड आई ऑल्सो डिस्कस द टॉपिक सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. अगर कोई लॉसेस हैं किसी भी हेड के अंदर या फिर एक पूरे साल में आपको इनकम की जगह लॉस हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट रहेंगे, क्या हम उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द क्लबिंग ऑफ इनकम कि कैसे एक एसएससी की इनकम में अदर पर्सन की इनकम भी इंक्लूड की जाती है टू पे टैक्स. आज हमारा लास्ट सेकंड सेशन है. आज हम डिस्कशन डिडक्शंस डिस्कस करेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस रिड्यूस कर देते हैं देन वी गेट टोटल इनकम. उस टोटल इनकम के ऊपर ही हम टैक्स कंप्यूट करते हैं. तो देखिए क्या क्या डिडक्शंस हैं जो इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है फॉर एन एसएससी. आई होप माई स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल. ओके. तो सबसे पहले हम अपने सारे जो भी मेजर टॉपिक्स हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस के अंदर उन्हें डिफाइन किया गया है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 1 से 3 के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं. 4 से 9 ए तक हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला टॉपिक इंक्लूड होता है. 10 से 13 बी तक हमारी एग्जेम्पशंस चलती हैं जो हम कल डिस्कवर कर चुके हैं. 14 से 59 तक वी हैव फाइव हेड्स ऑफ इनकम जो भी हमारे सारे वो 14 से 59 तक कवर हो रहे हैं. 60 से 65 तक हम क्लबिंग वाले प्रोविजंस पढ़ते हैं. और 66 से 80 तक प्रोविजंस रिलेटेड टू सेट ऑफ. और 80 सी से लेकर 80 यू तक हम डिडक्शंस पढ़ते हैं. आगे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि पर्सन हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं. व्हाट इज अ पर्सन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट. पर्सन डजंट ओनली इंक्लूड एन इंडिविजुअल बट इट इंक्लूड्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआईज, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल ज्योटिकल पर्सन, क्योंकि ये सब लोग भी टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं. ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं कि वी हैव फाइव हेड्स ऑफ इनकम. सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट गेन्स हैं फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स हैं एंड द लास्ट हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो अब हम स्क्रीन पे आ जाते हैं. दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन. सबसे पहले लिखा है इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम. जो भी पांचों हेड की इनकम्स हैं वो हम कंप्यूट करके यहाँ लिख लेते हैं. और जैसे हम उन पांचों हेड्स की इनकम को ऐड करते हैं वी गेट ग्रोस इनकम या ग्रोस टोटल इनकम. अब ग्रोस से नेट तक पहुंचने के लिए हम कुछ डिडक्शंस हैं जो हमें इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है अंडर सेक्शन 80 सी से 80 यू. वो माइनस करते हैं तो उससे हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है. अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर माना जाता है कि ये इस पर्सन ने ड्यूरिंग दैट ईयर अर्न की है और इस इनकम पे अब उसे टैक्स पे करना पड़ेगा. सो हम टैक्स उसका टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब रेट्स. स्लैब रेट्स हमारे एवरी ईयर रिवाइज होते रहते हैं. तो हर असेसमेंट ईयर का स्लैब रेट चेंज होता रहता है. चलिए अब डिडक्शन शुरू करते हैं. तो बेसिकली अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग तो हमारी जितनी भी डिडक्शंस हैं वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है.
पहला है जनरल डिडक्शंस, जो हम पहले ही आप डिफरेंट हेड्स के अंडर कवर कर चुके होगी। 80A से 80B तक की कुछ डिडक्शंस हैं, वो आप जनरल डिडक्शंस में आती है। फिर उसके बाद जो हमारी डिडक्शंस आती हैं वो कुछ पेमेंट से रिलेटेड होती है, कुछ इनकम से रिलेटेड होती है। इसका मतलब है आपने कोई इनकम जनरेट की, लेकिन उस इनकम पे आपको टैक्स पे नहीं करना है, तो एक बार आप उसे एज अ इनकम हेड के अंदर दिखाओगे, लेकिन यहाँ पर आकर उसे डिडक्शन की फॉर्म में दिखा देंगे, जो कि आपकी सेक्शन 80IA से लेकर 80RRB तक कवर होती है। उसके बाद हमारी जो मेजर डिडक्शंस हैं वो फॉर सर्टेन पेमेंट्स हैं। हमने किसी चीजों के लिए कुछ पेमेंट्स की हैं, और एज ए डिडक्शन हम उन्हें क्लेम कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज अ वे टू रिड्यूस योर इनकम टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। इससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी वाली इनकम कम हो जाएगी। एंड देयर आर सर्टेन अदर डिडक्शंस व्हिच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80U। तो जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं कि जो ये डिडक्शंस हैं, ये हमारी ग्रोस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। सपोज कीजिए आपकी ग्रोस टोटल इनकम ही 1 लाख बन रही है, तो आप डिडक्शंस 1 लाख से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं की है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। और जो आपकी इनकम्स वाली डिडक्शंस हैं, ये केवल जितनी इनकम आपकी GTI यानी कि ग्रोस टोटल इनकम के अंदर है, केवल उतनी ही डिडक्शंस ये आप क्लेम कर सकते। तो सबसे पहले हम अपना पहला डिडक्शन कवर करते हैं 80C के अंदर, जो कि क्वालिफाइड सेविंग्स। आप किसी भी सेविंग पर्पस के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं पर भी कोई प्रीमियम पे कर रहे हो, तो इस तरीके के कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है फॉर योर एग्जेम्पशन। जैसे कि आपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया, इसमें अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को कोई पैसा दिया, पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटेड टाइम डिपॉजिट, या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सब्सक्रिप्शन करने के लिए कोई पेमेंट की है, नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, या जो भी आपको स्क्रीन पर चीजें दिख रही हैं, या ट्यूशन फीस पे किया आपने अपने बच्चे की, नेशनल सेविंग स्कीम 1992 में आपने कोई डिपॉजिट कराया है, नाबार्ड के नोटिफाइड बोर्ड्स में सब्सक्राइब किया है, तो इस तरह की जितनी भी पेमेंट्स हैं ये आपके लिए क्या होती है, एग्जेंटेड होती हैं। लेकिन इनके लिए हमारे पास क्या एक हमारे पास हम कह सकते हैं, इसका लिमिटेशन ये है कि इन सब की मिला के जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, वो केवल 1,50,000 कर सकते हो। उससे ऊपर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। उसके ऊपर वाली अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 80CCC, जो कि पेंशन फंड के बारे में बात करता है। तो अगर आपने कोई भी LIC या किसी और इंश्योरर के किसी भी एन्युटी प्लान में कोई भी डिपॉजिट किया है या कोई अमाउंट पे किया है पेंशन लेने के लिए, तो उसके लिए भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन इसके लिए भी आपके पास लिमिट है, या तो जो आपने एक्चुअल अमाउंट पे किया है या डिपॉजिट किया है, या 1,50,000, दोनों में से जो कम है आप उसे क्लेम करेंगे। CCD अगर हम बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बात करता है। ये सभी इंप्लॉयज के लिए है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो दोनों के लिए ही लिमिटेशंस है अमाउंट का कुछ, कि कितना अमाउंट आप वहां पर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग से क्राइटेरिया दिया हुआ है और अदर एम्प्लॉयज के लिए अलग से क्राइटेरिया दिया हुआ है। फिर 80CCE जो है हमें वो लिमिट्स बताता है डिडक्शन की, कि जो 80C है 80CCC है और 80CCD है, इन तीनों की मिलाकर आप 1,50,000 से ज्यादा की क्लेम नहीं ले सकते, इन तीनों सेक्शंस की पेमेंट्स मिलाकर। आगे हम बात करें 80CCD1B, जो कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बात करता है। तो ये फाइनेंस एक्ट हमारा लेकर आया है ये। तो ये एडिशनल डिडक्शन एक प्रोवाइड कराता है हमें रिगार्डिंग न्यू पेंशन स्कीम। इसके अंदर आप डिडक्शन अवेल कर सकते हैं 50,000 से ऊपर की, स्पेसिफाइड इन 80CCE। 80CCE से 50,000 और ऊपर की आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो अभी तक जो हमने 80C, 80CCD, CCC, AC, 80CCD, CCE, ये सब जो हमने बातें की है, तो पहले वाले जो तीनों C वाले जो हमारे सेक्शंस हैं, ये हमें अमाउंट जो है वो डिडक्शन के लिए अलाउ करते हैं। जो हमारा CCE है वो बताता है कि इन तीनों का मिलाकर हम 1,50,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और एक डिडक्शन हम 80CCE1B के अकॉर्डिंग 50,000 की भी ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, इसका कंप्यूटेशन आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है। इसी का अगर हम एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपने 80C के अंडर 90,000 की पेमेंट की, CCC के रिलेटेड 20,000 की पेमेंट की, CCD
की पेमेंट आपने 60,000 की दी, ठीक है, तो इसका मतलब है आपने टोटल पेमेंट की 1,70,000 विच इज मोर देन 1,50,000। तो आपको तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000 ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आप 1,50,000 ही डिडक्शन क्लेम करेंगे, एज यू कैन सी इन द लास्ट कॉलम। 1,50,000 आपको डिडक्शन मिल गई, और 50,000 डिडक्शन आपको मिली है एज पर 80 CCE 1B के हिसाब से। तो टोटल डिडक्शन अब आपको मिलेगी 2 लाख रुपीज की। आगे बात करते हैं 80D, जो हमारा सेक्शन है वो बात करता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की। तो कोई भी अगर आपने प्रीमियम पे किया है अदर देन बाय वे ऑफ कैश, पे कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो इंश्योरेंस के लिए अगर आपने पैसा दिया है फॉर ऑन द हेल्थ, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आपने अपने लिए दिया है, आपके स्पाउस के लिए दिया है, अपने बच्चों के लिए दिया है, और अगर आप एक HUF का टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं तो किसी भी फैमिली मेंबर के लिए दिया है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या है, डिडक्शन मिलती है। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड जो है आपको वो 25,000 की है, एंड 30,000 है इफ इंडिविजुअल और स्पाउस इज अ सीनियर सिटीजन। और अगर आपका जो भी खुद या आपका स्पाउस अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 30,000 की डिडक्शन मिल सकती है। एनी प्रीमियम पेड अदर देन बाय वे ऑफ कैश, ये आई थिंक सेम ही रिपीट हो रहा है। 80D के अंदर देखो, कैसे बताया, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ, इसमें पे किया है 22,000 रुपये। आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो कि इसने अपने खुद के लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए किए हैं, वो 5,000 रुपये किए हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है 3,000 के लिए। 25,000 में से अगर आप 22,000 माइनस करोगे तो 3,000 ही मिलेंगे, बचेंगे। तो इसका मतलब है आप यहाँ पर केवल 3,000 का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, विच इज टोटल ऑफ 25,000। सेकेंड केस में क्या दिखाया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपने अपने पेरेंट्स के लिए पे किया, तो पेरेंट्स मतलब सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन को डिडक्शन क्लेम होती है 30,000 की। तो उनका आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 26,000, आप क्लेम कर सकते हैं 30,000 तक का, तो बचा हुआ अमाउंट आप उनके हेल्थ चेकअप के लिए क्लेम कर सकते हो। आगे अगला सेक्शन हमारा 80DD, जो बात करता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। जो कि कोई डिसेबल्ड आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो उसके लिए आपको 75,000 का जो है डिडक्शन मिलता है। इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी, अगर बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है तो आपको 1,25,000 तक की जो है डिडक्शन अवेल आप कर सकते हैं। और 80DDB, ये कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेस की, एलिमेंट्स की बात करता है। तो इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे डिजीजेस स्पेसिफाइड हैं, अगर ये डिसीज के लिए आप कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हो तो वो आपको उसकी डिडक्शन भी मिलती है। कोई इंडिविजुअल है जो अपने लिए दे रहा हो, अपने डिपेंडेंट स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए, पेरेंट्स के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए दे रहा हो, और अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो अपनी पूरी किसी भी फैमिली मेंबर के लिए दे रहे हो। तो देखो कैसे होगा, जो हम एक्चुअल सम पे कर रहे हैं उसमें से आप बिलो 60 ईयर्स वाले 40,000, सीनियर सिटीजन वाले 60,000, और सुपर सीनियर सिटीजन के 80,000 रुपये हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट आपके पास निकल कर आ जाएगा। और अमाउंट अगर आपने कोई भी रीइंबर्स किया है तो वो भी आप सेटल डाउन करेंगे, तो यहाँ से आपकी टोटल डिडक्शन निकल कर आ जाएगी। तो ये आपको अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर। 60 ईयर से कम वालों के लिए आप 40,000 का क्लेम ले सकते हो, सीनियर सिटीजन का मतलब 60 से 80,000, 60 साल से 80 साल के लोगों के बीच में, और सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज अबव 80 ईयर्स है। जो अब हम बात करते हैं, हमारा सेक्शन 80E, ये बात करता है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। तो डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल अकाउंटिंग असेसमेंट ईयर एंड 7 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल एकेडमिक ईयर। अगर आपने किसी भी असेसमेंट ईयर में एजुकेशन लोन के लिए कोई भी इंटरेस्ट पे किया है तो आप उस साल में और उससे आने वाले 7 सालों में इंटरेस्ट का जो भी पेमेंट है उसको एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये कर सकते हो और अनटिल द इंटरेस्ट इज पेड इन फुल, या जब तक आपका इंटरेस्ट पूरा का पूरा पे ना हो जाए। इसमें लिमिट की कोई डिडक्शन नहीं है, डिडक्शन की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें सेक्शन 80G, जो कि डोनेशन की बात करता है, तो अगर आप ये जो भी प्रोवाइडेड आपको फंड्स के नाम दिए गए हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं, अगर आप इनमें किसी भी तरीके का कोई डोनेशन करते हो तो आपको जो भी डोनेटेड अमाउंट है उसका 100% और 50%, वट एवर द केस इज, डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। और इसमें भी एक शर्त है कि 10,000 से अगर ऊपर का आपका कोई भी डोनेशन है तो दैट मस्ट बी पेड इन एनी मोड अदर देन कैश। कैश में अगर पे कर रहे हो तो वो आपको अलाउड नहीं है। 10,000 तक का कैश में भी अलाउड है, उससे ऊपर का आपको किसी डिजिटल पेमेंट मोड के थ्रू पे करना पड़ेगा टू अवेल द डिडक्शन।
अगर हम बात करते हैं 80E सेक्शन जो हमारा रेंट पेड के बारे में बात करता है, तो तो इस केस में भी आपको डिडक्शन अवेल कर सकते हो आप, लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या है? एसएससी इज नॉट रिसीविंग एचआरए, उसे कोई भी हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है। अगर उसे अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा होगा तो ये 80E के अंदर अपनी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। और जो इसका वो जो एसएससी है, स्पाउस है, ये जो माइनर चाइल्ड है, वो ये जो प्रॉपर्टी जिससे भी डू नॉट ओन हाउस इन प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन की जगह पर उनका घर नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E फॉर रेंट पेड फॉर योर हाउस। इसकी कंप्यूटेशन भी दिखाई हुई है कि आप कितने अमाउंट तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो तीन अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगी दैट विल बी अलाउड फॉर डिडक्शन। अब यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम में से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और जो भी 80GG की डिडक्शंस हैं उसे हटाकर बाकी डिडक्शंस भी माइनस कर दोगे तो आपका एडजस्टेड जीटीआई निकल जाएगा, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ये सब चीजें कुछ फैक्ट्स हैं जो कि लॉज हैं, आपको इनकम टैक्स लॉ या इनकम टैक्स एक्ट हमें प्रोवाइड करता है कि कितनी कितनी अमाउंट की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अगर हम बात करें 80U, 80C से 80U तक की हमारी डिडक्शंस होती हैं, तो दिस इज द लास्ट डिडक्शन। ये पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करता है। दिस सेक्शन एप्लीकेबल टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर में किसी भी एक मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा, सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा आपको डिसेबल घोषित कर दिया जाता है, तो इस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो आप नॉर्मल डिसेबिलिटी मतलब कि आपकी डिसेबिलिटी 80% से कम है तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर आपकी सिवियरिटी ज्यादा है डिसेबिलिटी की, मतलब आप 80% से ज्यादा डिसेबल हैं, तो आपको 1,25,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। तो इस तरह से जब हम ग्रोस टोटल इनकम में से जो भी डिडक्शन वाली अमाउंट्स हैं इन्हें माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी, और उस टोटल इनकम के ऊपर हमें टैक्स कंप्यूट करना होता है एज पर स्लैब रेट्स ऑफ दैट असेसमेंट ईयर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम आप टॉपिक करने वाले हैं दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले तो डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस स्लैब रेट्स जो इस असेसमेंट ईयर के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है कि किस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है। एक तो हम ये देखेंगे, और फिर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू इनकम भी कंप्यूट करेंगे, और फिर उसके ऊपर टैक्स भी लगाएंगे। तो दिस इज बेसिकली द फुल फ्लैज क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दोबारा से एक प्रोसेस दिया गया है कि आप किसी भी पर्सन का टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले वी हैव टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, कि वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि अलग अलग इनकम्स उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसके लिए टैक्सेबल होती हैं। फिर उसके बाद हम उसकी सारी इनकम्स को 5 हेड्स में डिवाइड कर देते हैं: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। Then we compute income under each head, applying the charging and deeming provisions and providing for permissible deductions and exemptions thereunder. आपने जब स्पेसिफिक हेड्स की इनकम कंप्यूट करना सीखा था तो आपने देखा था हर हेड में भी कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर टैक्स अमाउंट। तो अलग अलग हेड की डिडक्शंस अवेल करते हुए हम अलग अलग हेड्स की इनकम कंप्यूट करते हैं। उसके बाद हम क्लबिंग प्रोविजंस लगाते हैं। क्लबिंग प्रोविजंस मतलब किसी थर्ड पार्टी यानी कि कोई और पर्सन की इनकम अगर आपके इनकम में जोड़ी जा रही है तो वो भी आप यहाँ पर एडजस्ट करते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी लॉस है या कोई भी इस तरह के लॉसेस हैं जो आप सेट ऑफ कर सकते हो एक हेड से दूसरे हेड में, या फिर आप एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लॉस को अगले पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो ये सब एडजस्टमेंट भी करेंगे आप। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है, और इसमें से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं अंडर सेक्शन 80C से 80U, जिससे हमारी टोटल इनकम निकल कर आ जाती है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है? ओके,
सो मूविंग अहेड हम बात करते हैं स्लैब रेट्स की। तो बेसिकली हमारे पास ना दो तरीके के रिजीम है, वन इज योर न्यू टैक्स रिजीम एंड अदर वन इज ओल्ड टैक्स रिजीम। दोनों ही टैक्स रिजीम के जो हमारे स्लैब रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। जो दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको 80C से 80U वाली डिडक्शंस नहीं मिलती है। ठीक है, डिडक्शंस नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी लेकिन इसके जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं वो कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। और अगर मैं ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करूं तो वहां पर आपके बेशक से टैक्स रेट्स ज्यादा हैं लेकिन आप वहां पर 80C से 80U वाले डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एसएससी कि वो कौन से टैक्स रेजिम से को फॉलो करते हुए अपना टैक्स भरना चाहता है। नो डाउट कोई भी एसएससी हमेशा यही चाहेगा कि उसे कम से कम टैक्स पे करना पड़े। सो एक एसएससी को ये इवेलुएट करना पड़ता है कि कौन से टैक्स रेजिम में वो फॉलो करने से उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स रेट दिए हुए हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, जिसकी एज चाहे 60 से कम हो चाहे 60 से 80 हो चाहे 80 से ऊपर हो। देखो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ना यहाँ पर तीन कैटेगरीज बनाई हुई है इंडिविजुअल्स की। एक जिनकी 60 साल से कम की उम्र है, फिर 60 से 80 साल, 60 से 80 साल वालों को उन्होंने सीनियर सिटीजन बोला है, और जिसकी एज 80 से अबव है उसे हमने सुपर सीनियर सिटीजन बोला है। तो न्यू टैक्स रेजिम में तो सभी के लिए स्लैब रेट्स सेम है, लेकिन जब हम ओल्ड टैक्स रेजिम के स्लैब रेट्स की बात करेंगे, जैसे कि अभी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया है, यहाँ पर तीनों एज ग्रुप के लिए ना स्लैब रेट्स अलग अलग हैं। न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग देखो 3 लाख तक नील, कोई टैक्स पे नहीं करना है आपको। 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम के लिए आपको 5% टैक्स पे करना है। 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे आपको 10% टैक्स पे करना है, 10% टैक्स पे करना है। 10 लाख से 12 लाख तक यू हैव टू पे 15%। 12 लाख से 15 लाख तक आपको 20% पे करना है, और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर जितनी भी जा रही है उस पर आपको 30% से टैक्स पे करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे कंप्यूट करना है। मूविंग अहेड अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये तीनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। जो जितना ज्यादा सीनियर है, जो जितना ज्यादा ओल्ड एज है उसके ऊपर टैक्स बर्डन कम है, इसका मतलब उसे जो 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं करना, पे करना। तो आप देखोगे कि इनके जो शुरू के अमाउंट्स हैं उनके इनकम के, उस पे उनको अलग अलग टाइम पर जो एग्जेम्पशन लिमिट मिली हुई है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो आपको केवल 2.5 लाख तक टैक्स पे नहीं करना है, 2.5 से 5 लाख तक 5% करना है, 5 से 10 लाख पे 20% करना है, और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम चली जाती है तो 30% करना है। वहीं अगर हम 60 से 80 ईयर्स की एज की बात करें तो आपको 3 लाख तक टैक्स नहीं पे करना है, और अगर आपकी एज 80 से ऊपर है तो आपको 5 लाख तक की अमाउंट पर कोई टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोफेसर विजिता अग्रवाल डिक्लेयर्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। उसने अपनी ये इनकम बताई है कि उसे सैलरी मिल रही है 5,000 रुपये पर महीना, सर्वेंट अलाउंस मिल रहा है 200 रुपये पर महीना, रॉयल्टी मिल रही है बुक्स से फ्रॉम फ्रॉम बुक्स 18,000, और उसे लॉटरी से भी कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है दैट इज 28,000। लॉटरी टिकट्स के उसके कुछ एक्सपेंसेस भी लगे हैं जो कि 10,000 रुपये हैं, और विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स, और कार्ड गेम्स में भी उसकी कोई विनिंग हुई है जहां से उसे 6,000 रुपये मिले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी काफी हमें दिखाई दे रही है, एक तो उसकी सैलरी से इनकम आ रही है, ठीक है, और उसकी जो बाकी नीचे की इनकम है वो सारी अदर सोर्सेज आ रही है। तो बेसिकली अगर आप सॉल्यूशन की तरफ आप मूव करें तो पहले हमने हेड बना दिया इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो कि उसे सीधा सीधा 5,000 रुपये पर महीना यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 60,000 हो गया। फिर एक सेकेंड, फिर हमने देखा कि उसको सर्वेंट अलाउंस भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 62,400, लेकिन हमने पढ़ा है कि हमारे को सैलरी हेड में से एक डिडक्शन मिलता है जो कि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। अगर आप नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर की बात करो तो वो अब से हमें 75,000 मिलेगी। अभी हम असेसमेंट ईयर 23-24 के हिसाब से काम कर रहे हैं तो वो 50,000 डिडक्शन थी, अब वो बढ़कर 75,000 हो गई है। तो ये माइनस करने के बाद हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी निकल कर आ रही है 12 लाख, सॉरी 12,400। तो पहला हेड हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी बाकी जो इनकम से हमारी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आ रही है, जैसे कि उसे बुक से रॉयल्टी मिल रही है 18,000 रुपये, कार्ड गेम से वो जीत रहा है 6,000 रुपये, और लॉटरी, लॉटरी का जो है इन्होंने 28,000 का जो अमाउंट, सॉरी
हाँ, इन्होंने वो सेट ऑफ कर दिया ना, जो इसके एक्सपेंसेस हुए थे, तो उसके हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, लॉटरी का पैसा एडजस्ट कर दिया। अब इस तरह से इसकी अदर सोर्सेज की इनकम जो निकल कर आई है वो 64,000 रुपये निकल कर आई है। और बाकी हेड्स किसको नहीं गिवन है? समवन वांट्स टू स्पीक? हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? 50,000 क्या है? सॉरी। यस मैम। मैम लॉटरी का अमाउंट 40,000 क्या है? बेटा देखो, इन्होंने ना इसका 70% में कन्वर्ट कर दिया। इसके एक्सपेंसेस थे ना 10,000, तो इन्होंने सीधा सीधा 28,000 का 1/3 मान लिया कि वो क्या है, आपका एक्सपेंसेस है। तो बचा हुआ 70% इन्होंने क्या कर दिया, इसको इसका कन्वर्ट कर दिया। ये नेट अमाउंट था ना, इसको ग्रॉस अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपकी ग्रोस टोटल इनकम निकल गई। ग्रोस टोटल इनकम निकलने के बाद हम क्या करते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम निकालने के लिए हमें उसमें से डिडक्शंस माइनस करनी होती है। तो अभी हमने डिडक्शंस पढ़ी है। तो आपको जो रॉयल्टी ऑफ फ्रॉम बुक्स है, जो कि उसकी क्यू क्यू बी के अंदर जो उसको डिडक्शन मिलनी चाहिए थी 18,000 की, वो यहाँ से वो माइनस कर देगा। तो जिससे इसकी टोटल इनकम निकल जाएगी 1,20,800। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी इंडिविजुअल की टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? चलिए, अब हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि इसका टैक्स भी कैसे कंप्यूट होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम हमें वैसे ही सारे स्टेप्स बताए गए हैं। पहले आप कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स विद एग्जांपल। ठीक है, तो पहले आप वेरियस हेड्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग अपना इनकम कंप्यूट करेंगे, जिससे आप ग्रोस टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर पाएंगे। ठीक है, फिर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने का ये आपको इस तरह से यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम टोटल टैक्स बेनिफिट्स निकालेंगे, यानी कि जो भी आपको इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, होम लोन का इंटरेस्ट है या अदर्स हैं, तो ये आप इसमें से माइनस करेंगे, जो कि आपको टैक्स बेनिफिट्स के रूप में मिलते हैं। फिर हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, उसकी नेट टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। नेक्स्ट नेट नेट टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है, डिडक्शंस माइनस करने के बाद। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सारे स्टेप्स वही सब रिपीट कर रहा है। तो आगे अगर हम स्टेप 4 की बात करें, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। तो देखो, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम है, ठीक है, इफ योर टोटल टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 5 lakhs, और आपकी क्या है, 5 लाख से कम की इनकम है, यू विल गेट अ रिबेट ऑफ 12,500। हमने जब हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था स्टेप्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि आपको रिबेट मिलती है। रिबेट का मतलब है छूट मिलती है आपको, जिन लोगों की इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट तक होती है, जैसे 5 लाख तक की है इन ओल्ड रिजीम, और न्यू रिजीम में 7 लाख तक की। तो अगर उन लोगों की इनकम इस स्लैब में या इस रेंज में अगर लाई करती है ना, तो उनको बेशक से उनका टैक्स कंप्यूट करके हम निकालते हैं अमाउंट, लेकिन उनको ना वापस से रिबेट मिल जाती है। तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से 12,500 की उनको रिबेट मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप आगे बात करेंगे ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इज लेस देन 7 lakhs, अगर आपकी जो है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, तो आपको 20,000 तक की रिबेट मिल सकती है। ठीक है, तो ये हम टैक्स कंप्यूट करने के बाद नीचे रिबेट लगाते हैं अंडर सेक्शन 87A, तो वहां से आपको रिबेट मिल जाती है। आगे देखो, ये एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है,
कि नेहल वर्क्स इन मुंबई, उसे 1 लाख रुपए पर महीना सैलरी मिल रही है। उसका एम्प्लॉयर उसे एचआरए दे रहा है, हाउस रेंट अलाउंस 50,000 का। स्पेशल मंथली अलाउंस मिल रहा है उसे 20,000 रुपए। और उसे ईयरली एलटीए मिल रहा है 30,000 रुपए। वो एक रेंटेड हाउस में रहती है एंड पेज अ रेंट ऑफ रुपीज 40,000 पर मंथ। हाउएवर, moreover her additional income from capital gains and interest income is 1 लाख रुपीज। कैपिटल गेन और इंटरेस्ट से भी उसे इनकम अराइज हो रही है 1 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में। तो देखो हम उसकी पहले तो दोनों ही टैक्स रिजीम्स के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, इसकी टोटल इनकम निकालेंगे। दोनों की टोटल इनकम अलग अलग क्यों निकलेगी, क्योंकि हमने बात की थी कि उसे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर तो डिडक्शंस मिलेंगी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में उसे डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। तो दोनों केसेस में हम उसकी अलग अलग से क्या निकालेंगे, इनकम निकालेंगे। पहले बेसिक सैलरी, जो कि दोनों ही अगर हम बात करें रिजीम के अंदर वो टैक्सेबल है। फिर हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस का आई थिंक आपने कंप्यूटेशन हेड्स जो जब आपने हेड्स पढ़े थे, सैलरी हेड वहां पर सीखा था। तो एक्चुअल में वो 6 लाख रुपए उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, लेकिन उसको एग्जेम्पशन केवल 4,80,000 की मिलेगी। तो जिसकी वजह से हाउस रेंट अलाउंस इसका ओल्ड रिजीम में 1,20,000 टैक्सेबल रहेगा, लेकिन न्यू रिजीम में पूरा का पूरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई डिडक्शन ही नहीं मिलेगी। फिर उसे स्पेशल अलाउंस मिला है 2,40,000 रुपए का, इसके लिए हमारे पास कोई डिडक्शन ही नहीं होती, तो ये दोनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद एलटीए मिला है उसे 30,000 रुपए, जबकि वो क्या कर रही है, रेंट, वो सॉरी मंथली अलाउंस मिला है उसे आ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहाँ है हमारा 30,000, हाँ ये रहा। उसे ईयरली मिला है 30,000 रुपए, लेकिन 20,000 तक का हमारा क्या होता है, एग्जाम्प्ट मिल होता है हमारा लीव ट्रैवल अलाउंस हमारा जो है हमने कैलकुलेट किया, जिससे ये 20,000 निकल कर आया। ये भी आपने सैलरी हेड में सीखा है। तो ओल्ड रिजीम में 10,000 रुपए ही आपको टैक्सेबल है आपके लिए, लेकिन न्यू रिजीम में सारे के सारे जितने मिले हैं सारे टैक्सेबल हैं। तो यहाँ पे अब हमारी सारी इनकम उसकी जो है सैलरी की खत्म हो गई, तो इससे इसकी सैलरी हेड की इनकम ओल्ड रिजीम में आ गई 15,70,000, और न्यू रिजीम के हिसाब से आ गई 20,70,000। सैलरी हेड कंप्लीट हो गया। सैलरी हेड कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी उसे 50,000 की, जो कि ओल्ड रिजीम के हिसाब से 50,000 मिलती थी, और न्यू रिजीम के हिसाब से 75,000, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इससे इसकी क्या निकल जाएगी अब, सैलरी हेड की इनकम निकल जाएगी। अब हम अदर सोर्सेज की बात करें, तो उसे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं इंटरेस्ट और कैपिटल गेन से, तो ये इसके किस में जाएंगे, अदर सोर्सेज में जाएंगे। तो 1 लाख रुपए जो मिल रहे हैं इसे, दोनों ही रिजीम में ये टैक्सेबल है। तो इससे हमने इसकी पूरी की पूरी टैक्सेबल इनकम निकाल ली है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो ओल्ड रिजीम से ये आई है 16,20,000, और न्यू रिजीम से आई है 20,95,000। अब दोनों में अलग अलग इनकम आई है। अब क्या करते हैं हम, इनके ऊपर डिडक्शंस लगाते हैं। तो देखो डिडक्शंस कैसे लगाई हैं। नाउ लेट अस कंप्यूट द वेरियस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। डिडक्शंस के बारे में दिया हुआ है, इसने इन्वेस्ट किए हैं 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C, और 50,000 रुपए एनपीएस के, और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 25,000 रुपए का, अपने लिए भी और अपने स्पाउस के लिए भी। उसे टैक्स डिडक्शन भी मिली है 5,000 की अंडर सेक्शन 80TTA, जो कि उसे सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट के बदले में मिली है। तो देखो एटीसी से उसने लिए हैं 1.5 लाख, तो 1.5 लाख ही हमें अलाउड थे। एटीसीसी 1B के हिसाब से 50,000 क्या थे, अलाउड थे, तो वो भी हमने पूरे के पूरे लिख दिए एनपीएस वाले। 80D के अंदर, 80D कौन सा बात करता था, जो हमें मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, वो हमें 25,000 मिलते थे, वो पूरे के पूरे हमने डिडक्शन में डाल दिए। और 80 TTA में उसने 5,000 का डिडक्शन क्लेम किया है। तो ये सारे डिडक्शन मिलाकर उसने 2,30,000 का डिडक्शन क्लेम किया है। डिडक्शन हमेशा ओल्ड रिजीम वालों को मिलेगा, तो जिसकी वजह से जो इसका ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग उसकी टैक्सेबल इनकम हो गई। पहले कितनी थी इसकी टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में, ग्रॉस टोटल इनकम थी 16,20,000 रुपए। तो अब ये वाला हमारा अमाउंट जो है 2,30,000 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13,90,000, और न्यू टैक्स रिजीम में पहले वाली ही इनकम रहेगी। अब आगे देखते हैं कि इनके ऊपर अलग अलग स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग हम टैक्स लगाएंगे। तो देखो मैं इसको इनलार्ज कर देती हूँ। देखो न्यू टैक्स रिजीम का देखते हैं। ग्रोस टोटल इनकम आई थी हमारी 20,95,000, डिडक्शन कोई नहीं मिली, तो टोटल टैक्स टोटल इनकम हो गई हमारी 20,95,000।
तो अगर हम इसका कंप्यूटेशन देखें, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगाया, 3 से 7 लाख मतलब 4 लाख रुपए हो गए, इससे 5%, तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000। आप माउस के कर्सर की तरफ देखते रहो। फिर अगला स्लैब रेट है हमारा 7 लाख से 10 लाख। 7 लाख से 10 लाख मतलब 3 लाख रुपए हो गए, 3 लाख रुपए पे लगेगा 10%, विच इज 30,000। सिमिलरली 10 लाख से 12 लाख तक का हो गया आपका 2 लाख रुपए, इस पे लगेगा 15%, विच इज 30,000। फिर 12 से 15 लाख, जिस पे हमने टैक्स कंप्यूट किया 60,000 रुपए। 15 लाख से ऊपर इसकी इनकम जा रही है 5,95,000। ठीक है। इस पे 30% के हिसाब से अगर हम टैक्स लगाएंगे तो इट विल बी 1,78,500। तो इस सारे टैक्स को अगर हमने ऐड कर दिया तो इट बिकम्स 3,18,500। ये हमारा पूरा का पूरा टैक्स लग गया। रिबेट इसे कब मिलती है? अगर इसकी इनकम 7 लाख से कम होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो इसे रिबेट नहीं मिलेगी। हमने बात की थी कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं हम 4% इस टैक्सेबल अमाउंट का, तो इस अमाउंट का 4% बन रहा है 12,740, जो हम इसे जोड़ देंगे तो जिसके बाद हमारी टैक्सेबल जो टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आई वो निकल कर आई 3,31,240। ये न्यू टैक्स रेजीम से निकली है। ओल्ड टैक्स रेजीम के हमारे जो रेट्स हैं वो अलग हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम इसकी थी 16,20,000, जिसमें से हमने डिडक्शंस माइनस कर दी 2,30,000 की, तो हमारी टोटल इनकम निकल कर आ गई। तो 2.5 लाख तक हम देख रहे हैं कोई टैक्स पे नहीं करना। 2.5 लाख से 5 लाख तक यानी कि 2.5 लाख रुपए पे हमें 5% के हिसाब से 12,500 पे करना है। एंड सिमिलरली हम तीनों स्लैब रेट से कंप्यूट करेंगे। आपका टोटल टैक्स बन जाएगा 2,29,500। जहां पर भी इसको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे इस अमाउंट पे 4%, जो हमने टैक्स कंप्यूट किया है उसी पे 4% लगता है। तो ये ऐड करने के बाद आपकी 2,38,680 जो है वो आपका टैक्स निकल कर आ रहा है। तो इसलिए इसको ओल्ड रिजीम में फायदा हो रहा है। देखो इसी में यहाँ पर इसको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो हर एसएससी को खुद देखना पड़ता है कि कौन से रिजीम में उसे फायदा है। कोई क्वेरी? ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि वो अगर न्यू टैक्स रेजीम करेगी तो उसे ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमेशा इनकम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन को ओल्ड टैक्स रेजीम चूज करना है या न्यू टैक्स रेजीम फॉलो करना है। हाँ जी, कोई क्वेरी?